All right. So again, thank you very much. I really appreciate your being here, Mr. Ashwin Nayak. And today I want to focus on all of the work that you've been doing as the leader of the Isabgol Processors Association, as well as all the insights that you have both garnered around the industry, its opportunities, its threats, its challenges, and the work that you see your association do in order to help both your own companies but also the other companies in the region overcome them. So सबसे पहले let's look at what the industry landscape is and उसमें गुजरात का role क्या है. अगर हम इसबगोल as a spices and then within that if we look at psyllium as one of these spice categories, so what do you see as the industry landscape globally, India के लिए, and then particularly with a focus on North Gujarat? एक तो मैम पहले तो दो चीजें अलग है, स्पाइसेस का सेक्टर अलग है, इसबगोल का सेक्टर अलग है. बिल्कुल. इसबगोल जो है वो हम लोग इसको स्पाइसेस के अंदर नहीं गिनते, और जो मैंने FISS का शुरुआत किया वो एक अलग सेक्टर है. उसके अंदर जितने भी नॉर्थ गुजरात के स्पाइसेस है, सीड स्पाइसेस हम लोग जो नॉर्मली बोलते हैं, वो कवर करने के लिए हम लोगों ने वो एक शुरू किया था. मेरे हिसाब से क्या है, देखिए, एक तो हम लोग ये दोनों सेक्टर को पूरा अलग ही गिनते हैं. जो स्पाइसेस के मीटिंग होते हैं, स्पाइस बोर्ड या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो लोग इसबगोल को इसके अंदर लेते नहीं, क्योंकि इसबगोल एक तो जाता है या तो न्यूट्रासिटिकल्स में या एज ए API या नेचुरल फाइबर के हिसाब से गिन सकते हैं, आयुर्वेदिक में भी गिन सकते हैं. तो इसबगोल का पूरा सेक्टर ये 3 सेक्टर्स में चला जाता है. गवर्नमेंट भी इवन बोल सकते हैं कि कंफ्यूज है अभी भी. जो दिल्ली में अथॉरिटीज़ है वो लोग भी इसको कभी फार्मेक्सिल में लेते हैं, कभी आयुष करके एक काउंसिल है उसके अंदर लेते हैं, एक सेपेक्सिल करके काउंसिल है अभी उसके अंदर चल रहा है. अपेडा वाले भी इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसबगोल इस तरह से अलग है. स्पाइसेस है वो स्पाइस बॉडी हैंडल करता है. श्योर. स्पाइसेस के हम लोग नॉर्मली 2 डिपार्टमेंट है, 2 कैटेगरीज गिनते हैं, एक मेजर स्पाइसेस और एक माइनर स्पाइसेस. मेजर स्पाइसेस जो है वो नॉर्मली साउथ वाले जो स्पाइसेस है उसको हम लोग सालों से मेजर स्पाइसेस बोलते हैं, जैसे ब्लैक पेपर, क्लोव्स, नटमेग, जिंजर, चिली, ये सब उधर के साउथ के स्पाइसेस है, उसको मेजर स्पाइसेस में गिनते हैं. और जो माइनर स्पाइसेस है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के हैं, जिसमें क्यूमीन, फेनल, कोरिएंडर, अजवाइन सीड, डिल सीड, मस्टर्ड, फेन्यूग्रीक, ये सब चीज़ें आ जाती है. तो इस तरह से हम लोगों ने स्पाइसेस को कैटेगराइज किया था. लेकिन मेजर हो या माइनर, स्पाइसेस है और सीलियम है. अभी नॉर्थ गुजरात की बात करें तो नॉर्थ गुजरात से जो एक्सपोर्ट्स का जो पार्ट है उसमें मेरे हिसाब से सीलियम का जो ट्रेड या एक्सपोर्ट दोनों गिन सकते हो 4,000 से 5,000 करोड़ का है. Right. Okay. So that's fairly big. And in the context of India, वो कैसे क्या होगा अगर केवल नॉर्थ गुजरात का है 5,000 तक तो? मतलब इसबगोल जो है वो नॉर्मली गुजरात या नॉर्थ गुजरात ही हैंडल करता है, ऐसा बोल सकते हैं. उसमें नेबरिंग जो राजस्थान का बॉर्डर एरिया है वो कनेक्टेड है साथ में. करेक्ट. और अभी रिसेंटली पिछले 5-7 साल में राजस्थान में थोड़ी इसके यूनिट बढ़े हैं. इसके जो टोटल यूनिट्स है वो नॉर्मली मेरे हिसाब से 70 के आजू बाजू प्रोडक्शन यूनिट है, 70. और उसी के हाथ में पूरा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वो 70 में से करीबन मैं समझता हूँ 15 राजस्थान में है, 55 गुजरात में है. राइट. ओके. सो मेजर फोकस प्रोडक्शन का भी गुजराती है. हाँ, और एक्सपोर्ट जो होता है वो भी नॉर्मली 90% एक्सपोर्ट गुजराती कंट्रोल करता है. राजस्थान में भी जो 15 यूनिट है उसमें से 3 या 4 यूनिट ही ऐसे कि वो लोग खुद बड़ी क्वांटिटी में बड़े अमाउंट से एक्सपोर्ट करते होंगे. बाकी की जो 10-12 यूनिट्स है वो गुजरात वालों को ही सप्लाई करते हैं और गुजरात वाले एक्सपोर्ट करते हैं. मतलब वो फिर इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड हो जाता है. राइट. एंड गुजरात is a major export market, लेकिन अगर ग्लोबल डिमांड देखें इस प्रोडक्ट की
तो ग्लोबल डिमांड कितनी है आपके हिसाब से, और उसमें मेन प्लेयर्स इंडिया छोड़ के और क्या हैं? इसमें मेरे हिसाब से समझो अपन टोटल इसका 4,500 करोड़ रुपए का ट्रेड गिनते हैं तो 500 करोड़ का ट्रेड इंडिया का है, 4,000 का एक्सपोर्ट ही है। ओके। और वो 4,000 का जो एक्सपोर्ट है उसमें से जहां तक मैं समझता हूँ 2,500 2,500 से 2,800 3,000 तक ओनली यूएसए। ओके। आप कुछ देख रहे हैं कि कुछ चेंजिंग ट्रेंड्स हैं इस प्रोडक्ट कैटेगरी में? मोर अवेयरनेस से कंज्यूमर के ट्रेंड्स कुछ बदल रहे हैं और डिमांड इसके बढ़ने की कोई गुंजाइश है? इसमें नॉर्मली क्या हुआ है कि पहले ये नॉर्मली फार्मा कैटेगरी में ही जाता था, जो फ्लेवर्ड करके यूएस या जो यूरोप वगैरह में जहाँ ज़्यादा चलता था एज ए कॉन्स्टिपेशन रिलीवर के हिसाब से रात को खाने के बाद लेते थे। अभी पिछले 7-8 साल में इसके अंदर एक नया ट्रेंड आया है, इसको बेकरी के अंदर यूज करने लगे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कस्टमर है यूएस में भी वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी पीएनजी। ओके। और वो लोगों ने ड्यूरिंग दिस 30-40 ईयर्स उधर अलग अलग रिसर्च पेपर सबमिट करके यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन करके स्टडीज कंडक्ट करके उन्होंने इसको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए, वेट कंट्रोल के लिए इसको काफ़ी फायदेमंद माना है। और इवन लोग उसके वो लिखने के साथ मार्केट भी कर रहे हैं। तो वो एक पूरा कैटेगरी बड़ा है, क्योंकि आप जैसे आपके मील्स के 1 घंटे पहले ले लेते हो इसको 1-2 स्पून, तो आपका स्टमक थोड़ा फुल इंटेक्ट महसूस करता है। उसके बाद आपको खाना कम चाहिए तो आपको वेट कंट्रोल में भी हेल्प करता है। वेट कंट्रोल होता है तो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। और इसका जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है, उसका जो साइंटिफिक स्टडी है वो ऐसा बोलता है कि ये जो पीग का जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है उसके अलावा कोई भी डाइजेस्टिंग सिस्टम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इसको बाहर ही निकलना है। तो ये जो भी लेता है वो बॉडी से जब बाहर निकलता है तो अंदर का पूरा वॉश आउट करके निकलता है, तो उससे काफ़ी जो फायदे होते हैं बॉडी को वो होते ही है। मेरे हिसाब से पिछले 10 साल से इसका 5 से 10% एवरी ईयर मार्केट बढ़ रहा है, यूज बढ़ रहे हैं। जैसे इंडिया में अभी आशीर्वाद मल्टीग्रेन आटा के अंदर ये लोग डालने लगे। मैंने खुद उनको 14-15 साल पहले 250 किलो दिया था, अभी 1,000 टन माल ले रहे हैं वो लोग। तो उसी तरह बेकरीज यूज कर रही है। ब्रेड्स में इटली की कंपनी है डॉक्टर सार करके, वो 3,000 टन पाउडर लेके बेकरी ब्रेड्स के अंदर डालते हैं। केक्स के अंदर अभी इसको डालने लगे हैं। कई कुकीज कंपनीज इसका यूज करते हैं। इवन कुछ स्वीट्स और कुछ ये जो अपने एक सब्स्टिट्यूट के हिसाब से भी इसको यूज करने लगे हैं कि जहाँ वेजिटेरियन खाना चाहिए लेकिन एग का सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो उसमें भी सीलियम यूज होने लगा है। तो ये सब चीज़ों के हिसाब से मार्केट तो इसका काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है। इंडिया के अंदर इसका यूज अभी भी कम है कंपैरेटिवली, लेकिन इंडिया में पिछले 7-8 साल से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना अभी काफ़ी शुरू किया है। काफ़ी फार्मा कंपनियों ने जो यूएस में जो फ्लेवर्ड वाले सीलियम बिकते हैं उसी टाइप के इधर भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा के अपने काफ़ी ब्रांड शुरू किए हुए हैं। और वो काफ़ी डॉक्टर अभी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें भी पर्टिकुलरली गाइनेक और सर्जन, वो दोनों ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि वो दोनों केसेस में ये स्मूथ काम करता है, तो उनको वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कंज्यूम होता है, साउथ इंडिया में बहुत कम कंज्यूम होता है। जहाँ से ज़्यादा खाते हैं वहाँ फिर ये इसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जहाँ ब्रेड अपना जो मैदा और नॉनवेज वो जहाँ जहाँ भी ज़्यादा खाते हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड में वही दिक्कत है। यूएस जाओ, यूरोप जाओ, जहाँ पे भी मैदा और नॉनवेज जो वहाँ जहाँ खाते हैं वहाँ इनको नेचुरल फाइबर चाहिए और वो इनको सीलियम में से मिल जाता है। राइट। तो इसमें मेन प्रोडक्ट क्या हुआ? जो एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी है, सीलियम हस्क, या मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं? और जो आप डोमेस्टिकली सर्व करते हैं और एक्सपोर्ट रिलेटेड, उनमें भी अलग अलग है क्या?
हाँ जी, बोलिए प्लीज। इसमें क्या होता है कि इसका जो सीड है वो राजस्थान और गुजरात के अंदर ग्रो होता है। ये अक्टूबर नवंबर से इसकी सोइंग करते हैं फार्मर, और जनरली मार्च 15 या अप्रैल फर्स्ट वीक में हार्वेस्टिंग होके मार्केट में आता है। एपीएमसीज में इसका ट्रेड होता है, फार्मर उसको सेल करता है, ये जो फैक्ट्रीज वाले हैं वो उसको बाय करते हैं। और सीड का जो पौधा है वो करीबन 1.5 फीट का होता है, काफी सेंसिटिव प्लांट है। अगर एकदम प्लांट रेडी है और उसी टाइम पे कोई रेन वगैरह आ जाता है तो क्रॉप करीबन 90% फेल हो जाती है। तो एक तो थोड़ा ड्राई एरिया भी चाहिए इसके लिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। पानी और सीलियम को पूरा ऑपोजिशन है, ऐसा बोल सकते हैं। और जो सीड मार्केट में आता है वो इंडस्ट्रीज के अंदर लाने के बाद इसको क्लीनिंग शॉर्टिंग करने के बाद वो सीड को ग्राइंड करते हैं, और वो ग्राइंड करने के बाद ऊपर का छिलका जो निकलता है वही सीलियम हस्क है। मतलब 100 किलो सीड यूज करने के बाद सीलियम हस्क जो है वो अलग अलग क्वालिटीज मिला के 25 किलो ही हाथ में आती है। बाकी 75 किलो जो है उसमें से 5 किलो एकदम टोटल वेस्टेज है, जो मतलब डंप करने का वेस्टेज है, और 70 किलो है वो सब कैटल फीड में जाता है। तो जो 25 किलो हस्क निकली उसमें अलग अलग क्वालिटी की कैटेगरीज होती है। मतलब 15% यील्ड से लेके जो 25% की यील्ड है उसमें है सीलियम हस्क की, लेकिन उसको हम लोग अलग अलग क्वालिटी में कैटेगराइज करते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग ग्रोसरी स्टोर या फार्मेसी से जो एक पुराना पैकेट लाते हैं, ग्रीन कलर का डब्बा जो दिमागों में घुसा हुआ है, टेलीफोन ब्रांड का, वो क्वालिटी है वो 15-16% ही निकलती है। और जो फार्मा वाले यूज करते हैं, जो पाउडर बनाने के बाद उसके अंदर शुगर और फ्लेवर सोडा और सिट्रिक एसिड डालने के बाद एक फॉर्मुलेशन तैयार करके वो टैंग जैसा एक ड्रिंक तैयार कर देते हैं, उसमें 25% की यील्ड बैठती है, क्योंकि उनको कलर हस्क की साइज उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनको खाली पाउडर ही चाहिए हस्क का। तो इस तरह से इसकी क्वालिटी मैनेज होती है। और इंडिया में ये जो नेचुरल खाते रात को लोग चम्मच, ये जो मैंने डब्बा बताया वो मार्केट सालों से है, लेकिन उसमें इतना ग्रो नहीं हुआ है। अभी पिछले 7-8 सालों से जो ग्रो हो रहा है वो फार्मा वाला ग्रो हो रहा है, क्योंकि वो पुराना वाला जो हस्क खाने का आदत है वो पुराने लोगों में ही है ज्यादा करके। नई जनरेशन अभी उसके अंदर ज्यादा नहीं जा रही है, उनको तो फ्लेवर वाला या वही चाहिए। और सीलियम का दूसरा एक जो पॉइंट है वो टेस्टलेस प्रोडक्ट है, मतलब उसमें कोई किसी भी तरह का टेस्ट या एरोमा नहीं है। तो जब हस्क अगर किसी के भी साथ आप इसको मिलाओ तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर वो जीरे के साथ पड़ी है तो जीरे का स्मेल उसके अंदर चला जाएगा, वो ऑरेंज के साथ पड़ा है तो उसके अंदर ऑरेंज का स्मेल चला जाएगा। तो और वो जो डब्बे में बिकता है और जो खाते हैं वो टेस्टलेस है, थोड़ा चिपकता भी है, उसके लिए भी लोग उसको थोड़ा कम पसंद करते हैं। वैसे सबसे बेस्ट वही है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वेल वॉल्यूम उसी के अंदर होता है। लेकिन ये जो फ्लेवर वाला जो है उसमें भी वैसे देखो तो रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने बताया 96% सीलियम का पाउडर यूज करते हैं, और 4 से 5% ये 4-5 चीज डाल के एक टैंक जैसा फॉर्मुलेशन तैयार करके उसके डब्बे बना के पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं। जैसे यूएस में मेटाम्यूसिल है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, वो भी इसी फॉर्मूला से बिकता है। और इंडिया में आप सन फार्मा का, एबॉट का, रैकेट एंड कॉलमैन का किसी का भी डब्बा उठाओ तो वो भी वही इसी फॉर्मूला से वो लोग बनाते हैं और बेचते हैं। इसके अलावा पिछले 7-8 साल में इसका सीलियम हस्क में से बना हुआ पाउडर काफी यूज होने लगा है। उसका कारण बेकरी है, क्योंकि बेकरी में उनको फ्लोर के अंदर ही मिलाना है, तो इसका जो पाउडर बनता है वो एग्जैक्टली फ्लोर की तरह ही दिखने लगे। और फ्लोर और दोनों बाजू में पड़े तो डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगी कि सीलियम पाउडर है कि फ्लोर है। उस तरह का पाउडर हम लोग बना के देते हैं और वो उसके अंदर मिक्सिंग होके जाता है। तो जो लेकिन पाउडर भी बनता है हस्क के अंदर से ही, वो जो 25% मैंने बताया उसी के अंदर से पाउडर बनता है। अभी इंडिया में इसमें क्या दिक्कत आती है लोकल मार्केट में बेचने के लिए, वो जो डब्बा मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप लेंगे तो उसमें कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये क्या चीज के लिए काम में आएगा, क्योंकि वो लिखेंगे तो अलग अलग इंडिया के 10 डिपार्टमेंट आपके पीछे लग जाएंगे कि आपने ऐसे कैसे क्लेम किया। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि क्या इसमें पर्टिकुलर चैलेंजेस क्या है। मतलब जैसे वो जो टेलीफोन ब्रांड का मैं आपको डब्बा बोल रहा हूँ, जो अपना कॉर्बोरेटेड बॉक्स का एक
मेरे पास भी शायद इधर होगा, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये जो है हाँ जी, इसमें इस साइड में लिखते हैं कि भाई क्या चीजें हैं क्या नहीं है। और मैंने जो इंग्रेडिएंट्स। आपको ऑरेंज वाला बताया मेटाम्यूसिल, ये है, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल का मेटाम्यूसिल जो यूएस में बिकता है। इंडिया में सबसे ज्यादा ये चीज बिकती है, लेकिन इसमें हम लोग खाली इतना लिखते हैं कि भाई ये एक नेचुरल वनस्पति है, उसको हमने प्रोसेस करके शुद्ध किया है और इसका छिलका खाली निकाला है। उसके अच्छा, अलावा इसके ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते। एक बार मैंने सालों पहले इसके अंदर लिखा था कि ये एसिडिटी कब्ज के लिए उपयोगी है, तो भी मेरे ऊपर फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने केस कर दिया था। तो उसके कारण से लेके आज तक करीबन ये इंडस्ट्रीज को 50-60 साल हो गए, कोई भी प्रोसेसर इसके ऊपर लिखता नहीं है कि ये चीज किस इस काम में आती है। और इंडस्ट्री की साइज इतनी बड़ी नहीं कि वो खुद एडवर्टाइज करे कि भाई ये क्या चीज के लिए आपको काम में आएगा। अभी राइट, इसी पैकिंग में डॉक्टर मॉर्पिन लेबोरेटरी है या पतंजलि है, उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो वो लोगों ने कई बार एडवर्टाइज करके कोशिश की कि भाई सब क्या चीज काम में आ सकता है। तो ये जिनको पता है कि भाई ये इसबगोल है और क्या काम में ले सकते हैं, वो लोग अपने आप ही किराने के स्टोर में जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर में, फार्मेसी में जाते हैं, बोलते हैं कि भाई इसबगोल है तो दे दो। वैसे बिकती है ओवर द काउंटर, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कुछ लिखा नहीं है। अभी यूएस में इतना बहुत फॉर्मुलेशन करने के बाद भी ये ओटीसी में ही बिकती है, उधर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। न्यूट्रास्यूटिकल्स में आ जाता है इसीलिए शायद। हाँ हाँ, वो ओवर द काउंटर ही तो बिकता है। इंडिया में ये जो फ्लेवर्ड करके जितनी भी फार्मा कंपनी बिकती है वो बेचती है, वो अगेन प्रिस्क्राइब ड्रग के हिसाब से चला जाता है। ओके, सो ये यूनिक है इंडिया के लिए, ये इंडिया सिचुएशन। में हाँ, इंडिया के जो अपने लॉज हैं, जो बाबू लोग हैं, वो सब कुछ रूल्स लॉ बदलते नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ जाना नहीं है उनको। कुछ भी बुक्स में एक लाइन भी कहीं भी ऐसी डाल देते हैं कि फिर बाकी के लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे राइट, पहले अभी जीएसटी से पहले तो एक्साइज भी था, तो अगर आप इसको थोड़ा भी कुछ लिखते हो तो फार्मा में जाता है, तो सीधा एक्साइज में चला जाता है। उससे भी लोग डरते थे कि भाई पूरा एक नया डिपार्टमेंट एक्साइज अपने ऊपर घुस जाएगा, ऐसा तो करके भी आप लोग नहीं लिखते थे। राइट, तो आपके हिसाब से इसका इम्पैक्ट अडॉप्शन पे, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में अडॉप्शन पे काफी पड़ता होगा। काफी पड़ता है। अगर इंडिया का 5-10% भी इसमें यूज बढ़ जाए ना, तो फॉरेन में कहीं बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, वो सामने इसका इंडिया में सेल हम लोग बहुत नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, बहुत कम, 10-20% ही बिकता है। वो भी अभी थोड़ा बाद में ये आईटीसी ने जैसे आटे में शुरू किया, ये थोड़ी फार्मा कंपनियों ने शुरू किया उसके बाद। ओके, तो रफली इंडिया में अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें, कंपनीज की वॉल्यूम, स्मॉल बिजनेसेस की वॉल्यूम्स जो ये कर रही हैं, और जो एक्सपोर्ट मार्केट को, आई इमेजिन कि इंडिया में अगर केवल 10 से 20% ही अगर इंडियन मार्केट को सर्व कर रही है ये इंडस्ट्री, तो मेजॉरिटी एक्सपोर्ट ही हो रहा है। तो कितने प्लेयर्स होंगे रफली स्पीकिंग, ब्रॉड कैटेगरीज इस कैटेगरी में? अभी जैसे हमारा एसोसिएशन है, हमारे एसोसिएशन में 50 मेंबर्स है, अच्छा। और 20 लोग ऐसे हैं जो मेंबर नहीं बने लेकिन इंडस्ट्रीज में हैं। उस तरह जैसे मैंने बताया 70 टोटल फैक्ट्रीज है, लेकिन 70 फैक्ट्रीज में मेरे हिसाब से 20 से 25 फैक्ट्री ऐसी है कि जो अच्छे स्टैंडर्ड वाली है, द हाईएस्ट क्योंकि कैटेगरी, इसका जो हाईएस्ट ग्रेड की बनाती हैं। हाँ, क्योंकि इसका जो प्रोसेस लाइन है वो थोड़ा लंबा है, मशीनरीज भी काफी चाहिए, और इसका जो प्रोसेस जब करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा डस्टी एटमोस्फियर होने का चांस भी रहता है। तो जितना नए मशीन जिन्होंने डाले हैं, जिनकी फैक्ट्रीज अभी नीट एंड क्लीन है, उस टाइप की फैक्ट्रीज काफी 20 से 25 है। अभी जो उनको सर्टिफिकेशन चाहिए, या जैसे एपीआई में ले जाते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, तो उस कैटेगरीज में जो इंस्पेक्शन होने से या ऑडिट होने से जो पास हो जाए, उस तरह की फैक्ट्री 20 से 25 है। बाकी के जो 40 से 45 प्लेयर्स है, वो ट्रेडिशनली पुराने प्लांट चला रहे हैं, वो अपने यहाँ प्रोसेस हस करके फिर ये 20 से 25 लोगों को दे देते हैं। मुझे जहां तक समझ आ रहा है
तीन मेन कैटेगरीज हैं, एक है आपका हस्क, एक है आपका पाउडर और एक है एपीआई। तो अगर आप ये 70 प्लेयर्स, या एक्चुअली 70 भी नहीं, 15, प्रॉबेबली 15 लार्ज प्लेयर्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ राइट, हाईएस्ट ग्रेड। तो ये किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है? एपीआई में ये सबसे कम लोग करते हैं, ज्यादातर लोग हस्क और पाउडर करते हैं, कैसे कैसे है ये अभी सेटअप? ज्यादा करके हस्क और पाउडर ही करते हैं, क्योंकि इसको एपीआई में ले जाना कि नहीं ले जाना अभी भी उसको वो भी एक डिबेट का सब्जेक्ट बना हुआ है। और ओके। एकदम ऑफिशियली इसको एपीआई में अभी तक नहीं ले गए। बीच में 2-3 साल पीएनजी ने इसको एज एपीआई ऑडिट किया था सभी काफी प्लांटों को। यूएस एफडीए ने भी इंस्पेक्शन उसी तरह से किया था। फिर बाद में वापस वो लोगों ने ऐसा एपीआई में से निकाल दिया, एज ए फूड प्रोडक्ट ही ले गए। तो इसको फूड प्रोडक्ट गिनना कि एपीआई गिनना, वो एक अभी भी थोड़ा डिबेट का सब्जेक्ट तो रहा ही है। लेकिन फूड में भी अभी आजकल क्या है कि जो बीआरसी स्टैंडर्ड है वो तो चाहिए ही कम से कम। तो और इसबगोल जो जा रहा है वो ज्यादा करके, तो भले इसको एपीआई में गिने कि नहीं गिने, लेकिन फार्मा कंपनियां यूज कर रही है, तो अल्टीमेटली तो वो एपीआई प्रोडक्ट जैसा ही हो जाता है। तो एपीआई से मैच करने का, स्टैंडर्ड मैच करने का ज्यादा करके कोशिश करते हैं लोग। और ये जो मैंने बताया 15 तो नहीं, लेकिन 20 से 25 प्लांट बोल सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड को मैचिंग करने में काफी हद तक सफल हुए हैं और उसमें से माल भेज रहे हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस टू नो।